अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इवैल्यूएटिंग द क्लस्टर्स। इससे पहले हम लोगों ने क्लस्टर्स के बारे में पूरी डिटेल के साथ जो था वो वीडियो लेक्चर बनाया था। क्लस्टरिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि उसकी क्वालिटी को चेक करना। उसकी क्वालिटी को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर इवैल्यूएशन। अगर आप अपनी आउटलाइन का टॉपिक देखते हैं तो क्लस्टरिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इवैल्यूएटिंग द क्लस्टरिंग, यानी क्लस्टरिंग करने के बाद इसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, इसकी क्वालिटी को चेक करना हमारे पास आ जाता है इवैल्यूएटिंग द क्लस्टर्स। इसका बेसिक पर्पस ही क्या होता है कि आप डिटरमाइन करना कि जो क्लस्टर जो हमने बनाए हैं क्या उनका जो डाटा पैटर्न होता है क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लस्टर इवैल्यूएशन की भी दो टाइप्स आती हैं, एक होता है इंटरनल मैट्रिक्स और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल मैट्रिक्स। इंटरनल मैट्रिक्स में बेसिकली यहाँ पर बगैर किसी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के, विदाउट किसी भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पे रिले किए हम लोग इसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं और इसमें हमें क्या बताना होता है कि जो डाटा पॉइंट्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ ग्रुप्ड हैं, इनमें क्या डिस्टिंक्ट क्या है, यानी एक दूसरे से जो क्लस्टर्ड है वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा न्यूमेरिकली जो है वो आप लोगों को थोड़ा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो इंटरनल मैट्रिक्स होता है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिलुएट स्कोर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलुएट स्कोर, और एक होता है डेविस बाउल्डिंग इंडेक्सेस। अगर हम सिलुएट स्कोर की बात करते हैं तो ये एक बेस्ट मेजर होता है डाटा, जो भी हमारा डाटा पॉइंट होता है हमें ये चेक करना होता है कि किस क्लस्टर को कंपेयर करने से हमारा डाटा पॉइंट फिट आता है या नहीं। ठीक है, कौन सा डाटा क्लस्टर के नजदीक सबसे ज्यादा यानी क्लोजेट होता है और कौन उसके जो है वो थोड़ा दूर होता है, ये हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट करना होता है। इसका एक फार्मूला होता है बी माइनस ए मैक्सिमम ए एंड बी, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये जो ए होता है ये एवरेज डिस्टेंस होता है उस क्लस्टर से, यानी अगर आपके पास आप समझे दो क्लस्टर है, क्लस्टर ए एंड बी, तो क्लस्टर ए से आपका जो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है क्लस्टर ए से बी की तरफ जाते हो आपका जो होता है वो बी होता ए होता है। ठीक है, ये स्मॉल ए और ये डिस्टेंस होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं बी की तरफ तो बी भी सिमिलर, जो एवरेज डिस्टेंस होता है बी पॉइंट का दूसरे पॉइंट से जो कि आपका क्लस्टर बी होता है उससे, वो आपका बी होता है। ठीक है, इसको फर्दर एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसकी रेंज का भी पता होना चाहिए। अगर तो आपकी जो वैल्यू आती है वो +1 यानी 1 से ऊपर आती है, 2 आती, 3 आती, तो आपकी क्लस्टरिंग बिल्कुल एक्सीलेंट हुई है। और अगर 0 आती है तो ये न्यूट्रल होती है, और अगर आपकी अगर 0 से ऊपर आती है तो वो गुड क्लस्टरिंग में चला जाता है। अगर -1 में आती है तो यहाँ पे क्लस्टरिंग बहुत पुअर हुई है। एग्जाम्पल है, आप सपोज करें कि आपके पास 3 क्लस्टर है, एक है ए बी एंड सी। ए जो होता है ये डाटा पॉइंट होता है पी का, ठीक है, और जो कि हमारे क्लस्टर ए में होता है। इसी तरह से बी जो होता है ये डाटा पॉइंट होता है पी का जो कि क्लस्टर बी में होता है, और सी जो होता है ये डाटा पॉइंट होता है पी का इज इन क्लस्टर सी। राइट, अब इसमें जो हमें गिवन होंगी वो ए और बी की वैल्यू गिवन होंगी। ए क्या है हमारे पास 2.5 एंड बी क्या है 5.0। ये वाला जो डिस्टेंस है एवरेज डिस्टेंस है वो हमारा क्लस्टर ए से है, और ये वाला जो एवरेज डिस्टेंस है वो हमारा क्लस्टर बी से है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिलोहेड का फार्मूला यूज करना है जिसमें b माइनस ए डिवाइडेड बाय मैक्सिमम a एंड b। b की वैल्यू को माइनस किया हमने a की वैल्यू के साथ, फिर हम दोनों में से देखना है कि a और b में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो हमने लिख देनी है। b माइनस ए करें 5.0 माइनस 2.5 करें तो हमारे पास आता है 2.5। ठीक है, और इसी तरह से इन दोनों में से अगर हमने मैक्सिमम देखना है तो मेरे पास जो 5.0 मैक्सिमम है, अब इनको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास 0.5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। और ये इसकी जो है हम बता सकते हैं इसमें इस रेंज को देखकर 0.5 यानी 0 से थोड़ा अबव है तो हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे गुड क्लस्टरिंग हुई है। राइट, अब इसको आउटपुट में लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने क्लस्टरिंग की है डाटा पैटर्न वो गुड है। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आता है हमारे इंटरनल मैट्रिक्स का जो कि आता है डेविस बाउल्डिंग इंडेक्सेस। अब इसमें हमने क्या मेजर करना होता है कि आपकी जो भी कंपैक्टनेस होती है क्लस्टर की या सेपरेशन होती है उसको हमने इसके अंदर मेजर करना होता है। ठीक है,
है। इसमें सबसे जो बेटर क्लस्टरिंग होती है वो लोअर वैल्यू जो होती है उसको इंडिकेट कर रहा होता है। लोअर वैल्यू इंडिकेट कर रहा होता है कि आप यहाँ पर बेटर क्लस्टरिंग कर रहे होते हैं। लो वैल्यू यू नो व्हाट, जीरो से कम या नियरेस्ट टू जीरो जो वैल्यू होती है वो आपकी लोअर वैल्यू होती है। इसका भी जो डेविस बाउंडनेस होती है इसका भी एक फार्मूला है, dB इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर ये जो n है आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर कितने हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। देन आपने समेशन लेना है मैक्सिमम, यानी इन आप इस फार्मूला का यूज करेंगे और इसमें आप लोगों ने हर क्लस्टर के लिए अलग अलग से आपने वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है और फिर इसको इस फार्मूला में पुट करके देखना है कि मैक्सिमम कौन सी है और वो मैक्सिमम वैल्यू आपने यहाँ पर लिख देनी है और फिर आपने उसको 1/n के साथ डिवाइड कर देना है तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अभी ये जो चीज होती है ये आपके पास वेरिएंस होता है लेकिन ये गिवन होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपके पास सेपरेशन होती है आपकी, यहाँ आपको बोलते हैं सेपरेट ऑफ क्लस्टर, जे आप बोल सकते हैं, और ये आपका क्लस्टर का आई और जे का डिस्टेंस होता है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव 3 क्लस्टर ए बी सी विद द फॉलोइंग डाटा। उसमें डाटा भी गिवन है हमारे पास, कंपैक्टनेस है ये वाली, ठीक है, फॉर ईच क्लस्टर। अब यहाँ पर ये जो स्प्रेड ए है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 2.0। अब इसके लिए मैं इसको अल्फा रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अब कुछ भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। 1.5 है और इसके लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1.8 है। उसके बाद हमने इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है हर वैल्यू के दरमियान में, ए बी के दरमियान में क्या है 4, देन ए एंड सी के दरमियान में क्या है 5, एंड डी जो है डिस्टेंस जो है पॉइंट बी एंड सी के दरमियान में हमारे पास क्या गिवन है विच इज द 3.5, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको गिवन होंगी, या तो आपको सिनेरियो बनाकर दे देंगे या तो वो गिवन होंगी। ये बात याद रखनी है कि आप लोगों को ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और फॉर्मूलाज में वैल्यूज किस तरह से पुट करनी है वो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो n होता है ये टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने n दे दिया हुआ है कि यहाँ पर आपके 3 क्लस्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी फार्मूलाज की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी उन्होंने गिवन हमें कर दी हुई हैं। उसके बाद स्टेप 1 में आता है कि आपने पेयर वाइज क्लस्टर रेशो जो होती है उसको आपने कैलकुलेट करना है। ये फार्मूला जो मैंने वहां ऊपर भी हाईलाइट किया है इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले क्लस्टर ए के लिए ले लेते हैं। ए को आपने कंपेयर कर ए के साथ आपने जो क्लस्टर के पेयर वाइज जो रेशो होती कंप्यूट करनी है बी और सी के साथ। यानी यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर ए एंड बी ले लेना है, फिर यहाँ पर आपने ए एंड सी ले लेना है और ए और बी के दरमियान में क्या डिस्टेंस है, ए और सी के दरमियान में क्या डिस्टेंस है, वो सारी वैल्यूज आपको ऊपर गिवन थी। आपने सिंपल वैल्यूज को पुट करना है और इनको आपने कैलकुलेट कर लेना है। फिर आपने मैक्सिमम निकालना है, यानी इन दोनों का मैक्सिमम 0.875 एंड 0.76 में से मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है। सेम आपने बी के लिए करना है, यानी ए के साथ आपने बी एंड सी लेना है, बी के साथ आपने ए एंड सी लेना है एंड आपने सी के साथ जो है वो ए एंड बी ले लेना है और देन उनकी वैल्यूज को आपने पुट कर देना है। पुट करने के बाद उनका मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम निकालने के बाद फाइनली आपने क्या करना है उस फार्मूला के अंदर पुट कर देना है। एन यहाँ पर 3 है, देन हमने ऊपर ए बी सी के लिए जो भी क्लस्टर रेशोज निकालनी थी वो हमने मैक्सिमम फाइंड करके हमने यहाँ पर लिखा। अब बारी आती है इनका समेशन यानी सम करना। अब आपने क्या करना है उन तीनों की जो मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाली थी वो आपने इनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद इसकी वैल्यू के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको कहा जब पॉइंट में वैल्यूज आती हैं या इन 2 पॉइंट से आगे तक वैल्यू चली जाती हैं तो आपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का साइन लेना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने बताना है, क्योंकि ये हमारे पास हमने कहा था कि जो डेविस बाउंडिंग इंडेक्स होता है इसके अंदर लोअर वैल्यूज होती हैं वो बेटर क्लस्टरिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये देखिए 0 से नियरेस्ट टू 0 है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास बेटर क्लस्टरिंग इसमें हुई है। उसके बाद सेकंड टाइप आती है आपके पास एक्सटर्नल मैट्रिसेस। एक्सटर्नल मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं कि जो आपने क्लस्टर की क्वालिटी को वैल्यूएट करना होता है वो आपने कंपेयर करना होता है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के साथ,
ठीक है। ये डिटरमाइन क्या करता है कि आपका जो क्लस्टर है वो ट्रूथ लेबल है या जो भी आपकी एक्सपेक्टेड ग्रुपिंग हुई है डाटा की उसके अगेंस्ट है। इसमें हमारे पास दो तरह की चीजें आती हैं, एक होता है होमोजेनिटी एंड एक होता है कंप्लीटनेस। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपका क्लस्टर है, यानी जो हर क्लस्टर के अंदर जो डाटा पॉइंट्स होते हैं वो एक ही क्लास के होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। होमोजेनिटी में होता है कि हर क्लस्टर में जो डाटा पॉइंट्स होते हैं वो एक क्लास के होते हैं, ठीक है, यानी और जो परफेक्ट होमोजेनिटी होता है कि ऑल पॉइंट जो होते हैं क्लस्टर में वो एक सिंगल क्लास के होते हैं। अब जब कंप्लीटनेस की बात करते हैं तो इसमें सारे डाटा पॉइंट्स होते हैं वो एक क्लास के होते हैं और हम इसको सेम क्लस्टर को असाइन करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये आता है, इसमें हर क्लस्टर आता है और इसमें हर डाटा पॉइंट एक सेम क्लस्टर का आता है, ठीक है, यानी इसमें क्लस्टर ज्यादा होते हैं लेकिन जो कंप्लीटनेस होती है उसमें क्लस्टर एक होता है और इस सिंगल क्लास का ही सारा डाटा पॉइंट इसके अंदर आता है, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक हाई होमोजेनिटी की एंड कंप्लीटनेस की और एक लो की लेंगे। एक डाटा सेट है, दो क्लासेस पे कंटेन है, एप्पल्स एंड बनानास। इसमें हमने ट्रू लेबल लिया है एप्पल एप्पल एंड बनाना बनाना, और इसमें एप्पल को हमने क्लस्टर 1 कह दिया और बनाना को हमने क्लस्टर 2 कह दिया है। अगर जब इसको एनालाइज करते हैं तो क्लस्टर 1 में ऑल एप्पल्स आ जाते हैं एंड क्लस्टर 2 में ऑल बनानास आ जाते हैं। जब हम कंप्लीटनेस की बात करते हैं तो हम कहेंगे ऑल एप्पल्स इन वन क्लास, यानी इसमें हर क्लस्टर एक क्लास के अंदर है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि सारे जो डाटा पॉइंट्स है वो एक क्लस्टर के अंदर है। फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि यहाँ पर क्लस्टर एक होता है, जबकि जो क्लस्टर यानी हर क्लस्टर यानी दो क्लस्टर्स हैं और इसमें जो डाटा पॉइंट्स होते हैं वो एक ही क्लास के होते हैं। इसमें क्या होता है कि सारे डाटा पॉइंट जो होते हैं वो एक क्लस्टर के होते हैं और सिंगल क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं। ये कंप्लीटनेस है और ये आपकी होमोजेनिटी है। उसके बाद लो की बात करते हैं तो आपके पास 3 क्लासेस हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन। तो इसमें क्या होता है कि क्लस्टर एक होना चाहिए, तो रेड भी एक क्लस्टर में है, ब्लू भी एक क्लस्टर में, ग्रीन भी एक क्लस्टर में, ठीक है, यानी इसमें मल्टीपल क्लस्टर्स नहीं होते हैं। तो अगर हम एनालाइज करें इसको होमोजेनिटी में, ये लो है बिकॉज एक क्लस्टर में डिफरेंट क्लासेस के जो डाटा पॉइंट्स होते हैं वो कंटेन है। जबकि कंप्लीटनेस की अगर बात करें तो ये भी लो है बिकॉज पॉइंट ऑफ सिंगल क्लासेस आर नॉट ग्रुप्ड इन द सेम क्लस्टर में, यानी जो रेड है वो चूंकि 2 बार आया हुआ है, इसका मतलब रेड को तो एक अलग क्लस्टर में होना चाहिए था, एक अलग क्लास में होना चाहिए था, लेकिन वो स्कैटर्ड हो गया है अक्रॉस द क्लस्टर 1, मतलब इसकी होमोजेनिटी एंड कंप्लीटनेस लो है। फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की। अब नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग वाले सारे रह गए हैं एंड इसको भी हम लोग